बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पिछले 24 घंटों में दुनिया में एक बड़ा जियोपॉलिटिकल धमाका हुआ है और वो है मिडिल ईस्ट पीस डील का साइन होना। मिस्र के शहर शर्म अल शेख में दुनिया के बड़े लीडर्स इकट्ठा हुए और फिर क्या हुआ, 4 बड़े मुल्कों ने एक अमन मुआहदे पे दस्तखत कर दिए। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप, मिस्र के सदर अल सीसी, तुर्किया के सदर रजब तैयब अर्दगान और कतर के अमीर तमीम बिन हम्माद अल सानी। अब ये डील अमन के नाम पर हुई है, मगर हकीकत में दुनिया भर के तज्जियाकार कह रहे हैं ये अमन कम नया आलमी निज़ाम ज्यादा लग रहा है। सबसे अहम बात, इसराइल को क्यों गायब रखा गया? डील से पहले उर्दुगान ने एक सख्त पैगाम दिया था। उन्होंने साफ कहा, अगर बेंजामिन नेतन्याहू या इस्राएली सफीर इस कॉन्फ्रेंस में आए तो मैं फौरन उठकर चला जाऊंगा। नतीजा, इसराइल का कोई नुमाइंदा वहाँ मौजूद ही नहीं था। अब ये इत्तफाक नहीं है, बहुत बड़ी अलामत है। इसका मतलब है कि तुर्किया वाज़ेह तौर पर दिखाना चाहता है कि हम इसराइल को बराह रास्त कबूल नहीं करते, लेकिन अमन के अमल का हिस्सा बन सकते हैं। अब जरा इन चारों मुल्कों को अलग अलग देखते हैं। कतर, हालिया अरसे में इस पर हमले हुए, सफारती दबाव डाला गया और माशरती तनाव भी। याद रखें, कतर ने हमेशा फलस्तीन को खुलकर सपोर्ट किया है। मिस्र, इजिप्ट की मईशत तकरीबन दिवालिया के करीब है, मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है और इसी दौरान वहां पर पिरामिड्स कॉन्सर्ट जैसी सरगर्मियां हो रही हैं, जिनमें अजब किस्म के ऑकल्ट सिंबल और पैगन रिचुअल्स दिखाई देते हैं। यानी मजहबी लिहाज से भी मिस्र एक कंफ्यूज स्टेट में है। अमेरिका को किसी तारुफ की जरूरत नहीं, वो हमेशा इसराइल का गॉड फादर रहा है। तुर्किया, यही असल कहानी का मरकज है, क्योंकि तुर्किया वो मुल्क है जो अब भी मुस्लिम वर्ल्ड में इज्जत और अस्करी ताकत रखता है। इनके पास मजबूत फौज, अपनी असला इंडस्ट्री और खिलाफत उस्मानिया की यादें मौजूद हैं। अब सवाल ये है, ये डील है या जाल? ये अमन मुआहदा दरअसल एक नया पावर गेम है। उर्दुगान और तुर्किया को आलमी एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक चैलेंज समझा जाता है, इसलिए मगरबी मीडिया में उर्दुगान को आहिस्ता आहिस्ता डिक्टेटर और इस्लामिस्ट खतरे के तौर पर पेश किया जा रहा है। दुनिया के एलीट्स 5 चीजें चाहते हैं: नियो ऑटोमन एम्पायर के ख्याल को खत्म करना, तुर्किया में मुस्लिम यूनिटी की लहर दबाना, अंदरूनी सुपर स्टेट्स मूवमेंट जैसे गर्दिश पीके के तहरीक को भड़काना, तुर्किया के इकोनॉमी को कमजोर करना और नेटो में रहते हुए भी इसे इंटरनेशनली आइसोलेट कर देना। यानी अगला हदफ तुर्की। हमास और इसराइल के पहलू। अब बात करते हैं गजा और हमास की। हमास ने अपने 20 यरगमालियों को रिहा किया और जवाब में इसराइल ने तकरीबन 2000 फलस्तीनी कैदियों को आज़ाद किया, लेकिन इसराइल ने इनमें से कई को डिपोर्ट कर दिया, यानी इनको अपने वतन में रहने की इजाज़त नहीं दी। हमास कहती है हम फेज़ 1 पर तैयार हैं, लेकिन डिसआर्मेंट यानी हथियार डालने पर नहीं। अब सवाल ये है कि क्या ऐसे अमन कायम हो सकता है जब एक के हाथ में अभी भी ताकत और रिटेलिएशन का हक हो? अमन या एक नया खेल? दुनिया की 3500 साल तारीख में सिर्फ 268 साल ऐसे गुजरे हैं जिनमें मुकम्मल अमन रहा, और इनमें से भी ज्यादातर रोमन एम्पायर के जमाने के थे। यानी इंसान हमेशा कॉन्फ्लिक्ट सीकिंग स्पीशीज रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की तारीफ के मुताबिक अमन सिर्फ जंग ना होने का नाम नहीं, बल्कि जब इंसाफ, कानून और बराबरी हो तब अमन कहलाता है। तो आप खुद बताएं, क्या फलस्तीन में इंसाफ, कानून और बराबरी मिली है? अगर नहीं तो फिर ये अमन नहीं, महज वक्फा है। ये डील, मिडिल ईस्ट पीस डील, बज़ाहिर अमन की कोशिश लगती है, मगर दर हकीकत ये ताकत के तवाज़ुन की नई तरतीब है। ये एब्सोल्यूट पीस नहीं बल्कि रिलेटिव पीस है, और ये भी ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। हकीकी अमन तो तब आएगा जब दुनिया में इंसाफ और अदल कायम होगा, और वो वक्त तब आएगा जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हुकूमत होगी। इससे पहले आलमी अमन सिर्फ एक सियासी नारा है। ये डील सिर्फ एक चीज साबित करती है, दुनिया बदल रही है, ताकत के नए मराकज़ बन रहे हैं और तुर्किया अगला इम्तिहान देने जा रहा है। अब देखना ये है कि ये पीस डील वाकई अमन लाती है या फिर नए फितने का आगाज बन जाती है। क्या आप समझते हैं कि ये मुआहिदा मुस्लिम दुनिया के हक में है या नुकसान में? कमेंट्स में जरूर बताएं।